क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है BL is engaged in manufacturing of two products, shine and glow. Both products are processed through two departments. दोनों प्रोडक्ट दो डिपार्टमेंट से प्रोसेस हो रही हैं. प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, शाइन एंड ग्लो हो सकता है किसी में पैकिंग हो रही हो, किसी में मिक्सिंग हो रही हो. While department X and Y provide services to both production department. आपके दो डिपार्टमेंट ए और बी हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट. बिलो इज अ समरी ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय बीएल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100,000 यूनिट्स ऑफ शाइन, 10,000 यूनिट्स ऑफ ग्लो, 60,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020. मतलब 1 लाख यूनिट आपने शाइन का बनाया, 60,000 यूनिट आपने ग्लो का बनाया. इस पूरी इंफॉर्मेशन में ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. यूनिट्स, सैलरीज एंड वेजेस. सैलरीज एंड वेजेस किसे बोलते हैं भला? लेबर को. उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, उसके बाद बिल्डिंग इंश्योरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी. सैलरीज एंड वेजेस किस पे एलोकेट होनी चाहिए? अच्छा, पहले से डिसाइड ना किया करो, एक दफा बेसिस पढ़ लिया करो. कभी कभी वो खुद बता देता है कि भाई इस पे अपोर्शन करना है, और कभी कभी रेलिवेंट बेस कोई और बताई होती है. तो इसलिए बेहतर है कि एक दफा पढ़ लिया करो. कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये तो डेप्रिसिएशन के लिए बता दी. फ्लोर एरिया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और इंश्योरेंस के लिए. सैलरीज एंड वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो सैलरीज एंड वेजेस उनकी होती है ना. उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट में ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि आपके पास एक सर्विस दे रहा है, दूसरा सर्विस नहीं. स्टेप डाउन मेथड लगा, ये सवाल और छोटा हो गया. द ओवरहेड आर अपोर्शन, यहां पर ओवरहेड अपोर्शन रेट यूज्ड फॉर शाइन एंड ग्लो 1800 रुपए, 1700 रुपए पर यूनिट. इसका मतलब है उसने ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट भी दे दिया. इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले यूनिट से तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे. और इसका मतलब कंफर्म है, ये जो डाटा गिवन है ना, ये एक्चुअल ओवरहेड का. ये जो डाटा गिवन है ये किसका है? एक्चुअल ओवरहेड का. अब वो कहता है एनी अंडर या ओवर अब्जॉर्ब्ड एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल. कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड. प्रोडक्ट वाइज, इसका मतलब है पहले डिपार्टमेंट वाइज फंड करते हैं, उससे अगला स्टेप आ जाएगा प्रोडक्ट वाइज. अब प्रोडक्ट वाइज भी यूनिट बेस पे करेंगे क्योंकि और कोई डाटा गिवन नहीं है. लास्ट क्वेश्चन में उसने परसेंटेज बताई थी, इसमें कुछ नहीं बताया, तो यूनिट इज बेस्ट. फिर कहता है कंप्यूट अंडर या, उसने ये नहीं कहा प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज. इसका मतलब हम टोटल फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट वाइज भी फाइंड कर लेंगे साथ और टोटल भी फाइंड कर लेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आने वाला. फिर भी अगर कोई किसी ने कोई पॉइंट इसमें से पूछना है तो पूछ ले. डन है, आगे चले जाए. अच्छा, प्रोडक्ट वाइज आप इतना बता दें, फिर हमारे पास इसको सवाल हल करने का तरीकाकार क्या होगा. यहां पर हम लिखेंगे BL, मतलब जो नाम होगा BL. यहां पर हम लिख देते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ओवरहेड अपोर्शनमेंट भी इसे कह सकते हो, एलोकेशन भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो शीट. यहां पर हम लिख देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां पर लिख देंगे सर्विस डिपार्टमेंट. ये A और B हैं और ये X और Y है. सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो ये हमारे पास ये खर्चे हैं सारे अपनी अपनी बेस के ऊपर, सब के ऊपर एलोकेट कर देंगे. और ये एलोकेट जब हो जाएंगे सब के ऊपर अपनी अपनी बेस के ऊपर, फिर उसके बाद इसको रीअपोर्शन करेंगे. आप ऐसा कर लिया करें, रीअपोर्शन इसके नीचे ही कर लिया करें या अलग से कर लिया करें, आपकी अपनी मर्जी है.
एक्स और वाई के दो स्टेप में रीअपोर्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड। हाँ, यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। कितना? 299 200 900 और इसका 79100। ऊपर 000 भी है। हाँ जी। अब इसके बाद यहां तक तो हमारा रूटीन का काम हुआ। इसके बाद हमने इसको लेकर जाना है प्रोडक्ट वाइज। दो प्रोडक्ट बन रही है, एक बन रही है शाइन और एक ग्लो। और यहां पर आप चाहे इधर टोटल लिख दो या पहले टोटल लिख दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहां पर हम लिखेंगे बेस और यहां पर लिख देते हैं ओवरहेड्स। सबसे पहले किसके डिपार्टमेंट के ओवरहेड है? ओवरहेड डिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट ए। बेस क्या है भला? यूनिट बेस रखेंगे। एक के यूनिट बन रहे हैं 1 लाख और एक के बन रहे हैं, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें। टोटल ओवरहेड कितने हैं भला इसके? 200,900। अब इसको इसके टोटल पे डिवाइड करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो शाइन के पैसे आ जाएंगे और 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लो के पैसे आ जाएंगे। 125563 नेक्स्ट 753 राउंड ऑफ करके लिखना है ना। फिर डिपार्टमेंट बी के पैसे टोटल कितने हैं उसके जी? 79100। बेस उसकी सेम है तो 1,60,000 पे डिवाइड कर दो और 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। 49437 भी है। नेक्स्ट 2963। अच्छा, ये कैलकुलेशन ना आप लोग करवाते हो ना, तो कभी कभी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है, हो सकता है मुझसे भी गलत लिखी जाए। तो अगर आपको बाद में लेक्चर सुनते वक्त कभी ऐसी सिचुएशन का सामना आए तो वो इग्नोर किया करें। जो आप लोग कर रहे होते हो, अगर बार बार वो कर रहे होते हो तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो फिर सही मानी जाएगी वही वाली, क्योंकि ये कैलकुलेशन रैंडमली लोग कर रहे होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कैलकुलेशन गलत भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो कैलकुलेट, ये हमारे पास प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड आ गया। एक्चुअल ओवरहेड, हाँ जी, इसका टोटल करें 175,000 105,000। टोटल कितना आ गया? 280,000। अब यहां पर हम आगे फाइंड कर लेंगे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब्जॉर्प्शन रेट भी गिवन है और यूनिट्स भी गिवन है। तो ऐसा कर लेना कि 1800 को मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से, क्योंकि 1000 में अमाउंट है ना, तो 3 जीरो इग्नोर कर देते, 180,000। इस बात का ख्याल रखना है खास कि बाकी सारा डाटा 000 में है ना, तो फिर ये भी 000 में ले लेते हैं। रुपीज इन 1000 चाहे ऊपर ही लिख ले, रुपीज इन 1000। हाँ जी, उसके बाद 60,000 को कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1700 मल्टीप्लाइड बाय 60, 10200। हाँ जी, इसका टोटल कितना आ गया? 280। अगर तो प्रोडक्ट वाइज अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन पूछा है, हम हमेशा क्या कर देते हैं? अंडर को लिख देते हैं ब्रैकेट में, ओवर को बगैर ब्रैकेट के। बताएं पहले वाला अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? कितने से? पॉजिटिव रहने दें। उसके बाद 105 102 अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड, कितने से? नेट कितना आ गया? 2000 से ओवर अप्लाइड।
अब यहां तक आपका सवाल हो। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट थी ना, रिक्वायरमेंट, इसको ए पार्ट में करते। ए पार्ट आपका यहां तक है, यहां तक आपका ए पार्ट, ये अलग करना है। फिर बी पार्ट उसने अलग से पूछा है, तो बी पार्ट को प्रेजेंट अलग करना है ताकि आपके मार्क्स पूरे आए। ए पार्ट और बी पार्ट, पहले पे ए पार्ट तो यहां तक कर देंगे, फिर जो बी पार्ट करेंगे ना, हम लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड। ये दोबारा करो आप, चाहे नोट ना करें, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं। एक्चुअल ओवरहेड 175, 105, 280 करके फिर यहां पर अप्लाइड लिखेंगे, फिर अंडर जो ओवर लिखेंगे बी पार्ट की हेडिंग देके। और क्योंकि बी पार्ट की हेडिंग आप देंगे कहां पर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, क्योंकि हर पार्ट एक फ्रेश पेज पे हल करने की इजाजत है। तो जब नेक्स्ट पेज पे आप हल करोगे तो वहां पर वैसे भी यहां से तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते फिर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि एक छोटा सा ट्रिक उसने दे दिया था कि इतना आसान सवाल है, चले थोड़ा सा तो ये सोचें। अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर इट्स डिपार्टमेंटल बजट्स and product cost estimate for the next year. The cost and related data have been estimated as follow. फिर उसके बाद ये सारा लिखने के बाद वो कहता है मशीन आवर्स उसने दे दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया, नेट बुक वैल्यू, कहता है 80% ऑफ। ये तो इसकी बात हो रही है। आपको याद होगा मैंने आपको सिंगल सर्विस डिपार्टमेंट वाला भी करवाया हुआ सवाल। सिंगल सर्विस डिपार्टमेंट का क्या करते हैं, उसका टोटल करके बाकी तीनों के ऊपर, और बेस भी सिर्फ उन तीनों की लेते हैं, इस मेंटेनेंस की बेस भी नहीं इस्तेमाल करते। अब इस सवाल के अंदर यानी एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि सिंगल सर्विस था, दूसरा एक नीचे एंड पे उसने हमें क्या दिया 80% इसके ऊपर है और 20% इसके ऊपर है, वो एक उसने ट्रिक इस्तेमाल किया। बाकी सवाल क्वेश्चन आसान था। डायरेक्ट वेजेस ये ओवरहेड के अंदर आता ही नहीं है, फाइंड क्या करना है हमने ये देखते हैं। अब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीन असेंबली एंड फिनिशिंग, अब्जॉर्प्शन रेट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं आता। तो सबसे पहले वो कहता है डायरेक्ट वेजेस काट लो, इनडायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट मटेरियल काट देंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा। पावर का बेस बताओ, मशीन आज गिवन है, नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया और नेट बुक वैल्यू। हाँ जी, मशीन आवर्स पावर है ना, अगर हीट एंड लाइट होता तो एरिया, तो पावर्स फिर किस पे ले ले, मशीन आवर्स पे, हीट एंड लाइट एरिया, डेप्रिसिएशन, अच्छा अगर कॉस्ट भी होती है और नेट बुक वैल्यू भी होती तब कॉस्ट, रेंट एंड रेट्स एरिया, वेयर हाउस कॉस्ट, ये याद रखें, वेयर हाउस कॉस्ट, वेयर हाउस की कॉस्ट मतलब वेयर हाउस में हमारा मटेरियल पड़ा होता है, तो जितना मटेरियल पड़ा हुआ है उस हिसाब से। अब मटेरियल दो तरह से होता है, या तो उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से या उसके एरिया के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से। अब ये वाला फैक्ट्री का एरिया नहीं है, वेयर हाउस के अंदर स्पेसिंग होती है, मतलब इस जगह पर आपका सामान पड़ा हुआ है, इस जगह पर किसी और डिपार्टमेंट का सामान पड़ा हुआ है, तो अगर वेयर हाउस का अपना एरिया हो ना या अपनी स्पेस बताई हो तो उस बेस पे करेंगे, और अगर नहीं बताई तो मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी तो कहीं बताई नहीं, तो फिर किस में लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वेयर हाउस के जी एरिया पे कैसे कर सकते हैं, ये फैक्ट्री का वेयर हाउस का पता है, गोदाम को कहते हैं, ठीक है। अब जो गोदाम में हमारा स्टॉक पड़ा है वहां मटेरियल पड़ा है बस, तो जो उसका गोदाम का रेंट होगा वो तो उसके ऊपर आएगा ना कि आपके मटेरियल कितना एरिया हो, तो फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो नहीं आएगा ना। फैक्ट्री का एरिया एक और बात है, वेयर हाउस जहां पर आपने अपना स्टॉक रखा हुआ है
वो तो जितना स्टॉक रखा होगा उस हिसाब से आएगा, या जितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा होगा उस बेस पे आ सकता है। हाँ, दोबारा सुनिएगा, एक होता है वेयर हाउस की अपनी स्पेस। अगर वेयर हाउस का अपनी स्पेस बताई होगी तो वो लेंगे हम। ये कैसे एरिया, हमारी यहां पर फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का एरिया है कि ये डिपार्टमेंट इतना ले रहे हैं, और यहां पर वेयर हाउस है, तो इस एरिया का वेयर हाउस के साथ क्या ताल्लुक है? या तो पूरा वेयर हाउस हमारा होता तो उस वेयर हाउस की स्पेस हम ले लेते। तो वेयर हाउस का जब भी आएगा किस बेस पे लेंगे, या तो मटेरियल क्वांटिटी आएगी या मटेरियल कॉस्ट आएगी। तो इसमें मटेरियल क्वांटिटी गिवन ही नहीं, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस के ऊपर आप कर सकते। चलें जी, नेक्स्ट आ गया अदर डाटा, उसने डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिया हमें, और एंड पे उसने क्या दे दी 80% मेंटेनेंस। अब बात फिर वही, ये सब कुछ तो आप कर सकते हो अपॉर्चनमेंट आप। मैं जाता हूं एंड पे, कितने डिपार्टमेंट है? मशीनिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। आप मुझे वहां से बता दें जहां पर इनके ओवरहेड एलोकेट हो चुके हैं, एलोकेटेड एंड अपोर्शन। हाँ जी, मशीनें के कितने हैं? 752,000। अच्छा, ऊपर रुपीज 1000 है, इधर ही लिख देते हैं। और 134,000, 140,000, 260,000। यहां तक तो आप पहुंच जाओगे ना। अब सारे अपॉर्चनमेंट करनी है, बेस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे आ गया मसला, उसने कहा आपके पास ये एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है और हमने इसको एलोकेट करना है इसके ऊपर। अगर वो कुछ ना बताए, मेंटेनेंस है ना, तो मशीन आर्ज ले लेते हैं। मेंटेनेंस है ना, तो मेंटेनेंस किसकी हो रही होगी? मशीनों की। तो मशीन आर्स या मशीन कॉस्ट या नंबर ऑफ मशीन कोई एक बेस ले लेते हैं, सबसे अच्छा मशीन आर्स। लेकिन उसने क्या कहा, कहता है 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम इज यूज्ड टू मेंटेनेंस ऑफ मशीन। कहता 80% मशीनों की मेंटेनेंस हो रही है। द रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब है मेंटेनेंस का 80% खर्चा मशीनों के ऊपर जाएगा और 20% एरिया के ऊपर जाएगा। बात समझ लग गई ना? हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट है। ये तो बहुत आसान सवाल उसने दिया था, बस ये एक छोटी सी बात। तो इतना तो आई कैप का हक बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने जा रहा है एक बंदे को, और ये इतना तो उसका हक बनता है कि थोड़ा सा सोचने वाला काम भी हो। तो इसी अमाउंट का 80% लेंगे, 264,000 का 80% लो जरा, 211, 200, और 20% भी लो, 53। अब इसको किस बेस पे डिवाइड करेंगे? मशीन आवर्स के ऊपर। इसको किस बेस पे डिवाइड करेंगे? एरिया के ऊपर। लेकिन लेना सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का है, मेंटेनेंस का दोबारा वापस नहीं लेना। तो ये आपके पास मशीन आवर्स पड़े, ये आपके पास एरिया पड़ा। अब आप कहोगे सर 300 मेंटेनेंस का भी तो है, तो उसको चलो डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा फिर मशीनों पे आ जाएगा। अल्टीमेटली तो प्रोडक्शन पे ही आना है ना, तो हम इसको प्रोडक्शन पर ही एलोकेट कर देते हैं, मशीन पे मेंटेनेंस पे करने की जरूरत ही, क्योंकि एक है ना। हाँ जी, तो पहला 45,000 पे डिवाइड करके, या उसको ऐसा बना लो 4, 2, 3, यही बात है ना, ये बात है 4, 2, 3, और 20% वाला एरिया पे आ रहा है। ये कितना बांधा है? 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल और 2 0, 10 4 3, 10
4, पूरा भी लिख सकते हो आप, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, क्या उसने कहीं बेस बताई हुई है? अब कहेंगे सर बेस ना बताई हो तो हम क्या करें, आपको तरीका बताता हूं। अब देखिए अगर मशीन आज देखो तो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के बताए हुए हैं, लेबर आज देखो तो तकरीबन सबका बताया हुआ है, तो हमने इन 3 डिपार्टमेंट को लेना है, तो मशीन आज एक बेस्ट ऑप्शन आ रही है। बट अगर आप में से किसी ने सवाल करते वक्त लेबर आज पे कर दिया होगा तो उसने गलत नहीं किया होगा। जब वो किसी रेट के बारे में स्पेसिफाई नहीं करता तो लेबर आज और मशीन आज बेस्ट मेथड होते हैं। अब हमने मशीन आज क्यों लिया? क्योंकि वो तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पूरे थे, मेंटेनेंस वाला कोई रोला नहीं था। अदरवाइज आप अगर लेबर आज भी ले लें, क्योंकि किसी जगह उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो किस पर बेस बनाना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहां पर मशीन आज लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अच्छे वाला। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, आप बुरे हो, इसलिए आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। होता है ना, दो नेक बंदे हो ना तो वो एक दूसरे को इंपोर्टेंस नहीं देते। ये जो चोर उचक्के होते हैं, नशई होते हैं ना, ये कोई फैमिली या इलाके का एक एवं मस्जिद में आता जाता भी हो ना तो उसकी कदर इतनी करते हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत गुनाहगार समझ रहे होते हैं कि हम तो हैं गुनाहगार, तो ये लोग बहुत नेक और पास हैं। मजे की बात है वो जो नमाज पढ़ने वाला बंदा है ना, वो इन लोगों को बहुत ही बुरा समझता है, लेकिन ये लोग उसकी बहुत कदर करते हैं। तो अल्टीमेटली जब आगे जाना तो वो पता नहीं अल्लाह ने किसका हिसाब किताब करना है। दिल, नीयत बहुत ज्यादा, अक्सर आप देखो मसाजिद के अंदर कि अगर कोई ऐसे ही बगैर नहाए धोए बंदा अंदर चला जाए, मतलब कोई फकीर वगैरह, तो बड़ी हकारत से बाहर निकालते हैं लोग उसको, वो जो वहां की मैनेजमेंट होती है। और एक बहुत बड़ा इलाके का अमीर, करप्ट तरीन बंदा, वो मस्जिद में जाए ना उसको वो इज्जत दे रहे होते हैं। तो फर्क तो है फिर, मतलब आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर आपको अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो आपको या तो फिर एक करप्ट इंसान पता है वो आ रहा है अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है नमाज पढ़ने, अगर वो गलती से आ ही जाता है उसकी बड़ी आओ भगत हो रही है मस्जिद के अंदर, और एक बंदा वो वैसे कोई चला जाए गलती से तो उसके साथ बहुत बुरे तरह भी पेश आते हैं। ये हमारे मौलवी हजरात भी ऐसा करते हैं। तो फिर वो अल्लाह की अदालत में पता नहीं कोई हिसाब की तो पुट्ठा ना पड़ जाए, क्योंकि अल्लाह तो नियत भी काउंट करता है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर फिर वो आई क्या की शरारत ही है और तो कुछ नहीं था सवाल के अंदर। सवाल कोई भी सवाल शुरू कैसे करते? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किसका हो गया था या वैसे नहीं किया था? एक तो ये पहला सवाल होता ना, ये फायदा होता कि पहले, अब तो आप वैसे थक गए होंगे 2 सवाल करके और इसको कहा कि चलो ठीक है सर को कहेंगे 2 तो किए हैं, यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन वाइज रेट होगा, अपॉर्चनमेंट होगी, टोटल जंबो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, और वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कि वो सवाल कितने % कंप्लीट हुआ। तो हम भी फिर अपॉर्चनमेंट करते हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, वो तो अपने आप को ना बोलो ना, कार्टून ना कार्टन। अच्छा जैसे ही ये लफ्ज पढ़ा ना मैंने लिख लिया मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, यही सवाल है। ईच कार्टन की उसने कहा कॉस्ट बताएं, और मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला सवाल, ओए बस कहते कबीर से कभी कभी आना होता क्लास में, उसको पढ़ने में क्या दिखाई जा रहा है? अच्छा बुक है, कौन सी? फेसबुक। अच्छा अब तो मटेरियल लेबर हमेशा उसका
डायरेक्ट लेंगे। ओवरहेड अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो जो गिवन है वही ले लो, और अगर सारी फैमिली गिवन है ओवरहेड की तो फिर अप्लाइड ओवरहेड लेना। इनमें ना आपस में बड़ा इत्तेफाक है। तीन तरह के ओवरहेड है, बजटेड, एक्चुअल और अप्लाइड। तीनों गिवन हो तो अप्लाइड लेते प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। तीनों में से अगर कोई एक गिवन है तो फिर जो गिवन है वही ले लो। बजटेड को सबसे एंड पे रखो, बजटेड को सबसे एंड पे रखो। बाकी डाटा अगर दो गिवन है तो अगर उनमें से अप्लाइड है तो अप्लाइड लेंगे, बजटेड और एक्चुअल है एक्चुअल लेंगे। तो अगर गिवन ही सिर्फ बजटेड है तो फिर जो गिवन है ले लो। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट 36, लेबर कॉस्ट 25 रुपए फॉर ईच बॉटल, और एक आप जैसे कार्टून में 12 बोतलें हैं। उसने कॉस्ट बोतल की पूछी है या कार्टन की पूछी है, और एक कार्टन के अंदर 12 बोतलें, इसका मतलब है उसने 12 बोतलों की कॉस्ट पूछी है। आप देखें सवाल तो ऐसे सवाल जो आपको नहीं आते होते ना, वो 2-4 मिनट के होते। उसने कहा हर कार्टन की कॉस्ट बताएं। सवाल तो आपका शुरू हो चुका है, यहां पर लिखो रुपीस, यहां पर आ गया मटेरियल। आजमान एक कार्टन में कितनी बोतलें हैं? 12। मटेरियल 36 रुपए कार्टन पे लग रहा है या बोतल पे लग रहा है? बोतल पे। 36 रुपए का मटेरियल लग रहा है, और आपने कितनी बोतलों का 36 रुपए फाइंड करने हैं? ये हो गया पूरे कार्टन का मटेरियल। कितना आंसर आ गया? 432। लेबर कितना आ गया जी? 25 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12। अब बाकी रहा तो ओवरहेड गया, उसकी कैलकुलेशन है। मतलब अब मैं लिखूंगा इसको छोड़ के ना, यहां अगले पेज पे ऐसे नीचे ही वर्किंग की हेडिंग दे दूंगा। यहां से मैं वो अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करूंगा, उसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका ओवरहेड भी आ जाएगा। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है, स्टेप डाउन मेथड है। अब सवाल यहां से शुरू कर देते हैं। Zyka Limited is engaged in the business of manufacturing of fruit jam. It has 3 production and 2 service department. Following is available: rent and rates, area, indirect wages. अच्छा, मैंने कल इंशाल्लाह बस दुआ करो याद रहे, मैं आपके ग्रुप में ना एक लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें सारे ये ओवरहेड लिखे हुए हैं और उनकी बेस्ट बेसिस लिखी हुई है। पहले किसको प्रेफर करना है, फिर बाद में किसको प्रेफर करना है, फिर वो आप एक दो दफा मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा आप लोगों से, तो वो आपको याद भी हो जाए। इनडायरेक्ट वेजेस, अगर इनडायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन हो तो उस पे कर दे। अगर इनडायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं गिवन तो फिर कहते हैं इसको डायरेक्ट वेजेस के ऊपर आप अपोर्शन कर सकते। अच्छा, अगर अपोर्शन हम डायरेक्ट किसी ना किसी बेस पे तो करना ही पड़ेगा ना, इनडायरेक्ट वेजेस को किसी ना किसी बेस पे तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा क्या होगा, कोई लेबर का रेट लेंगे या लेबर आवर्स ले लेंगे या लेबर कॉस्ट ले लेंगे, तो जो भी लोगे आई कैप उसको एक्सेप्ट कर लेना। ऐसा ना करना इनडायरेक्ट वेजेस है उसको एरिया पे ले ले, उसको पावर यूजेज पे ले ले, ये फिर ब्लंडर है। जनरल लाइटिंग, नीचे अगर आप देखें तो लाइटिंग लाइट पॉइंट्स गिवन होंगे, इसका मतलब है अब हमें एरिया लेने की जरूरत नहीं है। लाइट पॉइंट्स, पावर गिवन है किलोवाट पर आवर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट। उसके बाद आप एक काम करें, ये ना जिसके पास तो बहुत पुरानी बुक है उसमें आई कैप ने ना इसको सही करने की कोशिश करके गलत कर दी है। ये 8000 इधर है, ये 20000 इधर है, ठीक है। ये जो इनडायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट है ना,
ये है ये। हाँ, अगर ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ है एज इट इज तो ये तो अपोर्शन है, इसको रीअपोर्शन फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से सवाल को हल करना है। अच्छा, एक बात अब आ गया, जो प्रॉब्लम आया, आई कैप ने इसको चेंज क्यों किया? जिसने भी चेंज किया उसको फिर पूरी समझ नहीं थी, उसने चेंज कर दिया। सवाल बिल्कुल ठीक था पहले। मोस्टली ऐसा होता है कि पहले को क्वेश्चन के अंदर एरर होता है या सॉल्यूशन के अंदर, तो आई कैप सही कर देता है बाद में। ये वो सवाल है जो पहले सही था, बाद में इसको बाद में आई कैप ने गलत कर दिया। मतलब कोई ऐसा बंदा था जिसने आई कैप को मेल किया कि ये आपने क्या कर दिया, उसने कहा अच्छा गलत हो गया, चलो ठीक सही कर देता। बगैर सोचे समझे उसने सही को गलत कर दिया। सर्विस डिपार्टमेंट के पहले ये डायरेक्ट वेजेस है, ओवरहेड। यदि प्रैक्टिकली बताना है, मुर्तजा इधर आ जाओ, बाद में देख। सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस है। अगर तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस हैं तो ये चला जाता है मटेरियल कॉस्ट। एक सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका सब कुछ काम क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन के लिए जिंदा है। सर्विस डिपार्टमेंट सारे का सारा किसके लिए है? तो सर्विस डिपार्टमेंट का हर खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट का हर खर्चा ही ओवरहेड है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, चाहे वो डायरेक्ट लेबर होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट कुछ भी होगा। सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे ओवरहेड्स हैं। अब चाहे वो डायरेक्ट वेजेस ही क्यों ना हो। अब ये जो डायरेक्ट वेजेस हैं ये डायरेक्ट एज इट इज ऐड हो जाएगी। ओवरहेड का जब हम सवाल करेंगे ना, ये भी इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये इग्नोर नहीं हो सकते क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस हैं। आई कैप ने या जिसने भी इसको दोबारा रीड्राफ्ट किया है उससे गलती हो गई कि उसने इसको नीचे इनडायरेक्ट में लिख दिया। इनडायरेक्ट तो ये खड़ा है, इनडायरेक्ट वेजेस तो 60,000 है। अब फिर बाद में जब उसको रीअपोर्शन किया, अब सॉल्यूशन ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में गलती हो गई। सॉल्यूशन हम जो करेंगे सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर बाकी वो 12 बोतलों का किस्सा है बस, और कोई चक्कर नहीं। अब हम देखते हैं जरा हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम क्या क्या है भला। सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग। सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग। और सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा? स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरेज और, अब जब हम इसके ओवरहेड लिखेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस। अब बंदे का दिल करता है ये तो ओवरहेड है ही नहीं भाई, ना इसका ओवरहेड है, ना इसका ओवरहेड है, ना इसका ओवरहेड है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस नहीं आएंगी, बट सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी है वो तो सारी की सारी है प्रोडक्शन के लिए, वो तो सारे का सारा है ही इनडायरेक्ट। तो वो कितनी अमाउंट है? 8,000 एंड अब आई कैप ने अपने सॉल्यूशन में बस इसका नाम इनडायरेक्ट लिख दिया है, सॉल्यूशन सेम ही है। अब उसके बाद हम चलते हैं वापस। रेंट एंड रेट्स एरिया की बुनियाद के ऊपर होगा, बस आप बताते जाएं। रेंट किया है ना, ये तो ठीक होगा ना। रेंट एंड रेट्स कितना? 20400 27200 17,000 13600 68। ये पोर्शन तो पता है ना। अब आ जाओ जरा यहां पे, आपने 60,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट। ये इसका सबका टोटल करें, ये डायरेक्ट वेजेस हैं आपकी सारी, इनका टोटल करें, टोटल पे डिवाइड करके और अपनी अपनी वेजेस से मल्टीप्लाई करते जाएं। लेबर आवर्स को बिल्कुल कर सकते हैं, बट आई कैप क्या करता है, वो कहता है कि अगर इनडायरेक्ट वेजेस है ना तो पहले डायरेक्ट वेजेस प्रेफर करो, अगर डायरेक्ट वेजेस नहीं है तो फिर लेबर आवर्स को प्रेफर करो। ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है और लेबर आवर्स
डायरेक्ट के गिवन। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आ जाए जी, इसका टोटल पे कितना आ गया? 60,000 प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000, 2 लाख। अब 60,000 को 2 लाख पे डिवाइड करो और 60,000 से मल्टीप्लाई करो। अब आपका एग्जैक्ट आंसर आना शुरू हो जाएगा जो आई कैप ने दिया। कितना आ गया? इनडायरेक्ट वेजेस 18,000। फिर 2 लाख पे डिवाइड करके 80,000 से मल्टीप्लाई करें 24,000, 9,600 और 6,000। हाँ जी, अब ये मसला हल हो गया आपका। उसने क्वेश्चन को रीड्राफ्ट किया है, जिसकी वजह से ये सब सॉल्यूशन रीड्राफ्ट नहीं किया, क्वेश्चन रीड्राफ्ट किया। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद आपके पास क्या आ रहा है? जनरल लाइटिंग। वन टू 500, 25,000 कितना? 18750, 125। लाइटिंग के बाद पावर 15,000, 90,000, 30,000। डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। पावर के बाद डेप्रिसिएशन 10,000, 20,000, 15,000। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। अब आपने इसका किया होगा टोटल 75900, 50,250 और 453। अच्छा, यहां तक पहले जिसने नहीं किया हमने उसका ख्याल ही नहीं किया, हमने वो आपकी जो वर्किंग की हुई है उसको ही पिक कर लिया। ठीक है, क्या किया है? डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड थी, अपोर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। रेंट एंड रेट्स को एरिया बेस के ऊपर कर दिया। इनडायरेक्ट वेजेस को हमने किस पे किया है? डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। आप कोई और बेस भी बना सकते थे, कोई मसला नहीं, आप लेबर आज ले सकते थे। लाइटिंग, पावर, डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद स्टेप डाउन मेथड है, तो एक जिसका खर्चा पहले हो चुका है उसको पहले एलोकेट कर देंगे। पता कैसे चलेगा? परसेंटेज। जो स्टोरेज है वो सिलेक्शन को 10% दे रहा है, जैम मेकिंग को और डिस्ट्रीब्यूशन को 20% दे रहा है, तो पहले स्टोरेज का खर्चा एलोकेट करते हैं। जी, स्टोरेज का खर्चा है कितना? 50,250। हाँ जी, ले जरा इसका 10, 30, 40। 5025, 15075, 20100, 10050। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो इन दोनों को प्लस करके करेंगे। करो जरा प्लस। 55350। अब इसको भी एलोकेट कर दो। परसेंटेज है जी 20, 50, 30। 20% कितना बन रहा है? 11070। 50% कितना बन रहा है? 27675। और 30% कितना बन रहा है? 16605। 16605।
ये हमारे पास आ गया टोटल ओवरहेड। कितना? 9,1,9,9,5 फिर 2,2,8,9,5 फिर 1,2,7,0। यहां तक तो अच्छा, पेपर में अगर हम बैठे हैं, हमने ये दो चीजें भी लिख ली, ओवरहेड की ऑलमोस्ट सारी शीट कंप्लीट हो गई हमारी। यहां से अगर आगे गलती होती है तो ओवरहेड के अंदर जो आंसर जाएगा गलत जाएगा, लेकिन आई कैप ने इस पूरी शीट के मार्क्स दे देने हैं आपको। अगर ये सपोज दैट 10 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर, सपोज दैट एक नंबर तो इनका वो दे देगा, इसका मतलब है ये 2 नंबर आपको मिल गया, ये गलत हो गया। यहां तक सपोज दैट 6 नंबर उसने यहां से यहां तक रखे हुए हैं, इसके वो पूरे आपको 6 नंबर दे देगा, बाकी पीछे रह गया वर्किंग। अब अगर वर्किंग आप इस तरह से करके आओगे कि जो बाद में आपको भी ना समझ लगे, तो फिर वो नंबर कैसे देगा? तो वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, नॉट अ वर्किंग। रफ वर्क नहीं होता ये वर्किंग एक क्वेश्चन का हिस्सा होती है और ये क्वेश्चन माना जाता है। हाँ जी, तो अब इसमें हमने क्या करना है, अब मसला आ गया, हमने ओवरहेड रेट ऊपर जाकर ऐड करना है। बेस के हिसाब से ये लिखा हुआ है पर बॉटल, और यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन आवर्स, मतलब इतने घंटे लगे इस डिपार्टमेंट के, इतने घंटे लगे इस डिपार्टमेंट के, इतने घंटे लगे इस डिपार्टमेंट के। तो हमें पर आवर रेट चाहिए, हमें क्या चाहिए? पर आवर रेट चाहिए। और नीचे क्या लिखा हुआ है, कहता है एक बोतल को बनाने के लिए 0.10 आवर्स लगते हैं, और हमने कितनी बोतलें बनानी है? 12। हमने कितनी बोतलें बनानी है? ये हमारे पास एक तरह का एक्चुअल आवर्स आ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 0.1 1.2 ये आवर्स हैं। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 12, ये लगते हैं नंबर ऑफ आवर्स एक बोतल पे या पूरे कार्टन पे? ये पूरे कार्टन का टाइम आ गया। अगर आपके पास 1 घंटे का रेट आ जाए, पर आवर का रेट आ जाए, और उसको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्रोडक्शन आवर्स। असेंबल पहले कितने? 1 5 3 3 3 5 7 1 8। ये इतने घंटे लगे हर डिपार्टमेंट के, तो पर आवर ओवरहेड आ गया, ओवरहेड पर आवर। इनको आपस में डिवाइड कर दें, कितना? पूरा, दूसरे का, तीसरे का 17 ये हमारे पास क्या चीज आई है? ओवरहेड पर आवर। दूसरे लफ्जों में ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स हमने कौन से लेने हैं बड़ा? हर उसके बोतल के। तो आ जाए जरा, यहां पर ओवरहेड लिख लेते हैं, अलग अलग ही लिख लेते हैं। पहला कौन सा है? सिलेक्टिंग। 1 घंटे का रेट कितना है जी, जो भी आपने निकाला? 60 मल्टीप्लाइड बाय इसके कितने टोटल घंटे लग रहे थे? 1.2। ये पता चला 1.2 कैसे आया? एक बोतल का टाइम है 0.1 और हमने 12 बोतलों का टाइम देखना है। या सिंपल आप ऐसा कर लो, एक बोतल 1 घंटे का रेट है 60 रुपए, एक बोतल पे टाइम लगता है 0.1 और हमने कितनी बोतलें फाइंड कर रहे हैं? फिर उसके बाद जैम मेकिंग, 1 घंटे का रेट क्या है? टाइम कितना लग रहा है? एक बोतल पे 3 घंटे। और अगर मैं 64 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, भला क्या आएगा? एक बोतल का ओवरहेड।
और मुझे कितनी बोतलों को चाहिए? 12 बोतल। उसके बाद एंड पे क्या है? 0.25 सॉरी, ये 0.25 है। अगर 3 लिखेंगे तो 12 से दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैम मेकिंग के बाद क्या था डिपार्टमेंट? बॉटलिंग। उसका रेट है 70 रुपए। एक बोतल कितने घंटों में तैयार होती थी? 0.15 और 12 बोतलें कितने में तैयार होती? ये उसके ओवरहेड आ गए सारे। प्लस करके लिखना है, प्लस करके एक ही बार 12 से मल्टीप्लाई करते ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सिर्फ इतना डाटा लेकर ये आ जाएगा एक बोतल के टोटल ओवरहेड, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ जाता है? ये पहला कितना है? 72, दूसरा 92, 192, 12, इसका टोटल कर लेंगे तो ये एक कार्टन की कॉस्ट आ जाएगी। 11, 12। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें ना अब आपको ऐसा क्योंकि आप थोड़े थोड़े पुराने होने लग गए हो, आप भी ऐसा आप चीजों को ट्रेस होना शुरू हो जाएंगी। हाँ कि ये ठीक है, इसी तरह से होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई हवा थी कि समझ ही ना लगे। सिंपल क्या था? कॉस्ट फाइंड करी थी, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल लेबर गिवन था, पहले ही ओवरहेड फाइंड करके पर बोतल के हिसाब से फाइंड कर लिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरे कार्टन का आंसर आ गया। अब उसके बाद आपने कल का जो आपका घरेलू काम है, क्वेश्चन नंबर 13, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। कल टेस्ट है तो ये उसकी प्रैक्टिस ही है। अच्छी बात है ना, पिछले सवाल तो आपने किए हुए हैं। अच्छा चले, आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर 14 आपने नहीं करना, ये कल लास्ट लेक्चर है हमारा। 15 के लिए कर लेना, 15 आसान है, 13 और 15। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा खत्म।